हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे 10 MCQ सोशल साइंस के, जो कि है सीटेट पेपर 2 के लिए। सो चलिए देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज समुद्रगुप्ता's पॉलिसी स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ। कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित जो भी दिया है उनमें से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के जो शासक थे उनके लिए थी। फर्स्ट इज दे सरेंडर्ड आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन वर अलाउड टू रूल अगेन। कि इन्होंने हार स्वीकार की व उसके बाद इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। सेकेंड इज द किंगडम्स वर अपरूटेड एंड मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता's एम्पायर। कि उनके साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया गया और उन्हें समुद्रगुप्त के ही साम्राज्य का एक अंग बनाया गया। थर्ड इज दे सबमिटेड टू समुद्रगुप्त एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। एंड फोर्थ इज दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। वे उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। सो द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज कि यही पॉलिसी थी दक्षिणापथ के रूलर्स के अगेंस्ट समुद्रगुप्त की, कि जब वो सरेंडर कर देते थे, अगर हार स्वीकार कर लेते थे, हारने के पश्चात बेसिकली सरेंडर कर देते थे, तो उन्हें अपने जो शासन है उनका या जो अपने राज्य है उन्हें पूर्ति मिल जाती थी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज शेल्टर बेल्स हेल्प इन। कि जो रक्षक मेखलाएँ होती हैं तो वो किस में मदद करती हैं। फर्स्ट इज प्रिवेंटिंग गलीज एंड हेंस फर्दर सॉइल लॉस। कि जो गली इरोजन सुना है आपने अगर, तो गली इरोजन में गलीज का फॉर्मेशन एक तरह से हो जाता है, तो वही जो अवनालिकाएँ बन जाती हैं उनको बनने से रोकने और जो उसके परिणाम स्वरूप जो मृदा क्षय होता है, जो सॉइल लॉस होता है, उसको रोकना। सेकेंड इज चेकिंग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। दैट इज़ पवन की गति को की रोकथाम करने के लिए और रोकथाम करके बेसिकली जो मृदा आवरण है उसका संरक्षण करने के लिए। थर्ड इज रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, दैट इज मृदा में नमी बनाए रखने के लिए। एंड फोर्थ इज स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर ओवर सॉइल। कि जो मृदा के ऊपर जल का प्रभाव है उसे धीमा या मंद करने के लिए। तो शेल्टर बेल्ट्स को हम बनाते हैं ताकि वो हेल्प कर सकें, जो हमारी विंड की मूवमेंट है उसकी जो गति है उसे रोकने में, ताकि जो सॉइल कवर है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन द प्रैक्टिस ऑफ एपार्थाइड या एपार्थीड। की जो रंग भेद की प्रथा है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्हें कंसिडर कीजिए और जो सही ऑप्शंस है वो बताइए। फर्स्ट इज इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन रेसेस बट अलाउड ऑल द राइट टू वोट। कि यह जो प्रथा है वो जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति भी प्रदान करती है। एंड बी इज इट प्रिवेंट्स मिंगलिंग ऑफ रेसेस बट गिव्स इक्विटेबल पब्लिक फैसिलिटीज़ टू ऑल। यह जो प्रथा है वो जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो ऑप्शंस है कि फर्स्ट इज बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों गलत है। सेकंड इज ओनली ए इज़ ट्रू, सिर्फ ए सही है। देन ओनली बी इज़ ट्रू, सिर्फ बी सही है। एंड फोर्थ इज बोथ बी एंड ए आर ट्रू, मतलब दोनों ही सही हैं। सो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज़ कि ए और बी दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स है। क्योंकि रंग भेद एपार्थाइड तो बेसिकली इसमें भेदभाव ही होता है और अगर भेदभाव किया जा रहा है तो इक्विटेबल पब्लिक फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलेंगी ना। अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ ही मिल रही हों, इक्वालिटी या मतलब बेसिकली समान रूप से सभी को मिल रही हो, तो उसे फिर भेदभाव ही कैसा। तो यस, ये भी गलत है, पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। इवन रंग इसके आधार पर, रंग भेद के आधार पर कितने ही पब्लिक फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो मिलनी चाहिए, ज़रूरी है, उन्हें भी दिया नहीं जाता है। एंड जो राइट टू वोट है ऑब्वियसली वो भी नहीं मिलता सभी को। सो आंसर इज कि दोनों ही गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फोर्थ इज कंसिडर द स्टेटमेंट्स ए टू ई, दे फॉर्म जम्बल लिंक्स इन अ चेन ऑफ मार्केट वेयर इन केचप रीचेज अ कंज्यूमर। तो बेसिकली ए से ई तक की 5 स्टेटमेंट दी गई हैं, कथन दिए गए हैं, उन पर हमें विचार करना है। और इसमें दिया क्या गया है कि पूरी मतलब चेन ऑफ मार्केट, बेसिकली जो पूरी श्रृंखला होती है बाजार की, एक टमाटर से मतलब एक एज अ टमाटर एक बेसिकली सीड से उस टमाटर की ग्रोथ होने से लेकर केचप बनने तक, तो वो दिया हुआ है 5 पॉइंट्स में, हमें बताना है। और ये मतलब जम्बल फॉर्म में है और आगे पीछे लिखा है, हमें करेक्ट इसका सीक्वेंस, करेक्ट उसकी जो सीरीज़ होगी, सही क्रम होगा वो बताना है। ए इज़ सोना ऑर्डर्स केचप फ्रॉम नेबरहुड शॉप। कि सोना पड़ोस की दुकान से केचप को ऑर्डर करती है। बी इज़ फार्मर बाइज टमाटो सीड्स फ्रॉम अ लोकल ट्रेडर। की जो फार्मर है, जो किसान है, वो बीज खरीदता है स्थानीय व्यापारी से।
थर्ड इज सी इज होलसेल मर्चेंट बिड्स फॉर टोमेटोज इन द वेजिटेबल मंडी, कि जो थोक विक्रेता व्यापारी है वो सब्जी मंडी में जाकर टमाटरों के लिए बोली लगाता है। देन अ स्मॉल सिटी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाइज द टोमेटोज, कि एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित जो इकाई है वो क्या करती है, टमाटरों को खरीदती है। एंड ई इज़ की जो मार्केटिंग कंपनी सप्लाइज केचप टू स्टोर, दैट इज जो विपणन करने वाली कंपनी है वो भंडारों को केचप की आपूर्ति कराती है। तो इन पांचों पॉइंट्स को हमने पढ़ा, तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले बीज खरीदेगा, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो फार्मर है वो बीज खरीदता है। उसके बाद इन ऑप्शंस में सी होगा कि सीड्स खरीद लिया हो गया, तो उसके बाद जो होल सेल मर्चेंट है वो उन टमाटरों के लिए मंडी में जाकर बोली लगाता है। उसके बाद क्या होता है, जो टमाटर को ख़रीदना होगा तो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जो केचप बनाएगी वो उन टमाटरों को ख़रीदेगी, उस जब बना लेगी तो उसके बाद जो मार्केटिंग कंपनी होती है, मार्केटिंग करती है, वो इन्हें स्टोर्स तक भेजेगी, दैट इज़ ई, और लास्ट में स्टोर से हमें मिलेगा, सो दैट इज़ ए। तो आंसर होगा बी सी डी ई ए, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड। So yes, our answer is option number second. Our next question is, according to appellate system, a person dissatisfied with the verdict given by the court of district judge could appeal to which of the following courts, कि कोई व्यक्ति अगर जिला जज के न्यायालय द्वारा जो भी फैसला दिया गया उससे असंतुष्ट है तो वो अपील प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित जो भी न्यायालय दिए उनमें से किस में अपील कर सकता है। फर्स्ट इज ट्रायल कोर्ट, जांच न्यायालय, सेकंड इज सेशन कोर्ट दैट इज सत्र न्यायालय, थर्ड इज सर्वोच्च न्यायालय दैट इज सुप्रीम कोर्ट, एंड फोर्थ इज उच्च न्यायालय दैट इज आवर हाई कोर्ट। तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज या जो डिस्ट्रिक्ट जज का न्यायालय होता है वहाँ से जो वर्डिक्ट आए उससे कोई डिससेटिस्फाइड है तो वो उससे ऊपर दैट इज स्टेट लेवल, मतलब हमारे हाई कोर्ट जो है वहाँ पे अपील कर सकता है उसके अगेंस्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हाई कोर्ट। और ऑफ कोर्स हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। Now question number 6 is, consider the statements A and B on the Indian Parliament. A is a political party that has any number of members of Parliament in the Lok Sabha can form a government. कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी जो संसद सदस्य हों वो सरकार बना सकती है। एंड बी इज़ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, भाग नहीं बेसिकली अंग हैं। तो ऑप्शंस आर बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए इज़ ट्रू, ओनली बी इज़ ट्रू, और बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो यहाँ पे अगर हम ए पॉइंट को देखें कि कोई भी कितने भी सांसद हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल तभी बना सकती है अपनी सरकार अगर उसे जो भी हमारी लोकसभा की सीट्स हैं हमारे देश में उनके अकॉर्डिंगली उन्हें बहुमत प्राप्त हो, उन्हें 2/3 से ज़्यादा सीटें मिली हों, तब तो कोई भी नहीं बना सकता सरकार। सो ये गलत है। एंड बी की लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो यस हमारे लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ प्रेसिडेंट तीनों ही हमारे पार्लियामेंट का अंग है। तो इसे याद रखिएगा, प्रेसिडेंट भी हमारे पार्लियामेंट का पार्ट हैं, सिर्फ दोनों हाउसेज ही नहीं हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओनली बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 इज, अ सोशल साइंस टीचर शुड एम टूवर्ड्स, कि एक जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, उनका कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। फर्स्ट इज पासिंग द एग्जामिनेशंस, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, सेकंड इज रोड मेमोराइजेशन, कंठस्थ कराना, थर्ड इज बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, दैट इज सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पर्सपेक्टिव बिल्ड करना, एंड फोर्थ इज सिलेबस कंप्लीशन, की जो हमारी पाठ्यचर्या है, सिलेबस उसे पूरा करना। तो बीइंग अ सोशल साइंस टीचर हमारा एम होना चाहिए कि हम पर्सपेक्टिव बिल्ड करें बच्चों का, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम मतलब अपने देश के बारे में, अपने पूरे हिस्ट्री की बात करते हैं, अपनी ज्योग्राफी की बात करते हैं, सिविक्स की बात करते हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं बहुत। तो इन चीज़ों को लेकर ज़रूरी है कि हम सभी में, या अभी अगर मैं एज टीचर बोलूँ तो ज़रूरी है कि बच्चों में एक बहुत ही बेहतर पर्सपेक्टिव डेवलप हो, बिल्ड हो। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 इज, while planning a small group activity with students, which of the following should be emphasized? दैट इज़, अगर हम विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते हैं तो उनमें उस समय हमें इनमें से किस पर अधिक बल देना चाहिए। ए इज़ टू क्रिएट चैलेंजिंग टास्क, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना के लिए। बी इज़ टू टीच स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर, दैट इज़ विद्यार्थियों को मतलब साथ काम कराना, सिखाना होना चाहिए, ये मतलब इस पर बल देना चाहिए। सी इज़ टू सिलेक्ट ग्रुप्स थॉटफुली, कि जो समूह है उनका विचारपूर्वक चयन होना चाहिए। एंड डी इज़ कम्प्लीशन ऑफ टास्क, कि कार्य की पूर्ति करना। तो इन
चारों कथन की या स्टेटमेंट्स की बात करें तो जो होना चाहिए बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें टास्क एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण टास्क होना चाहिए, चैलेंजिंग टास्क होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स कुछ अच्छा सीख सकें बेसिकली। बी इसकी जो है कि स्टूडेंट्स को हमें सिखाना है कि वो एक साथ काम कैसे करें। ग्रुप एक्टिविटी का यही पर्पज़ है ना कि हम पीयर लर्निंग कर सकें, हम एक तरीके से इंट्रैक्शन सीख सकें। तो यस, और थर्ड जो सी दिया है कि थॉटफुली हमें ग्रुप्स को सेलेक्ट करना चाहिए। यस, क्योंकि अगर हमारे ग्रुप्स ऐसे ही रैंडमली होंगे कि हमने किसी भी बच्चे को किसी भी ग्रुप में डाल दिया बिना कुछ सोचे समझे, तो शायद हो सकता है हम जो जिस पर्पज़ से हमने ये ग्रुप बनाया है, एक्टिविटी करा रहे हैं, वो फुलफिल ही ना हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि ग्रुप का सिलेक्शन बहुत ही थॉटफुली किया जाए। और टास्क का कंप्लीशन इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल होगा, लेकिन उस पर बहुत ही ज़्यादा एम्फोसाइज़ नहीं करना चाहिए। जो हमारा इन द प्रोसेस जो हमारा टास्क है बच्चों के लिए, जो हम उनके जो थॉट प्रोसेस में या बेसिकली उनके लिए जो एक टीचिंग चाहते हैं उस पर फोकस होना चाहिए। तो टास्क का कंप्लीशन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एम या हमारा बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस उस पर नहीं होना चाहिए। तो जो ABC ऑप्शंस हैं वही सही हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड। So our next question is, which of the following statements are true about the study of social sciences? कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी सही है? A is health and systemic analysis ऑफ इश्यूज़ की समस्याओं की अगर हम क्रमबद्ध विश्लेषण चाहते हैं तो वो उसमें मदद करता है। B इज स्टूडेंट्स विल ग्रो अप एंड फाइंड आउट फॉर देमसेल्व्स के विद्यार्थी बड़े होंगे और अपनी आप ही जानकारी ढूंढ लेंगे। C इज फोकस शुड बी ऑन सब्जेक्ट डिटेल्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग की समझने की उपेक्षा विषय की जो विस्तृत जानकारी है उस पर बल देना चाहिए। हमें समझने समझाने अंडरस्टैंडिंग पे बल नहीं देना चाहिए। एंड D इज़ की बिल्डिंग सेंसिटिविटी एंड क्यूरियोसिटी एज मच एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो भी जानकारी हम दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक है, बट उसके साथ ही साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा भी हमें पैदा करनी चाहिए। एंड ऑप्शंस आर फर्स्ट इज C and D, सेकेंड इज A and C, थर्ड इज A and D एंड फोर्थ इज B and D। तो अगर हम A और D ऑप्शंस की बात करते हैं तो वही सही ऑप्शंस हैं या सही आंसर हैं कि बेसिकली इम्पॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस से रिलेटेड यही चीज़ें कि हमें समस्याओं का एक जो सिस्टमिक एनालिसिस है, जो क्रमबद्ध विश्लेषण है, वो करने में बहुत हेल्प मिलती है इससे। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ हमें उनमें जो संवेदनशीलता है, जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, उसे भी डेवलप करना चाहिए या इससे वो डेवलप होती भी है। सो ऑप्शन A और D, पॉइंट्स A और D, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 is discuss few more reasons that are responsible for changes in land use pattern। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन, जो लैंड यूज़ हम करते हैं उसका एक पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसके उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एज अ सोशल साइंस टीचर यू वुड बी असेसिंग स्टूडेंट्स स्किल ऑफ, कि अगर हम ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो एज अ मतलब एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को की किस कुशलता, उनके किस स्किल का मूल्यांकन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ हाइपोथेसाइजिंग की परिकल्पना करना, सेकंड इज़ क्लासीफाइंग वर्गीकरण करना, थर्ड इज़ जनरलाइजिंग सामान्यीकरण करना, एंड फोर्थ इज़ इन्फरिंग परिणाम निकालना। तो इस क्वेश्चन से हम जज करेंगे कि या असेस करेंगे कि बच्चे परिकल्पना कैसे कर रहे हैं, दैट इज़ हाइपोथेसिस उनकी क्या, हाइपोथेसाइजिंग ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो बेसिकली इससे हम अब ये नहीं जान पाएंगे कि बच्चे वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं या जनरलाइज कैसे कर रहे हैं, क्या परिणाम निकाल रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है, और हम एसेस भी यही करना चाहते हैं कि अगर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसके और रीजंस पूछ रहे हैं, तो क्या बच्चे सब चीज़ों को रिलेट करके परिकल्पना कर पा रहे हैं, कि हमने बच्चों को बेसिक जानकारी दे दी है, हमने पढ़ा दिया है लैंड यूज़ के बारे में, पैटर्न के बारे में, चेंजेस के बारे में, तो क्या अब बच्चे उस सभी के बेसिस पे और रीजंस बता पा रहे हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न में जो चेंज हो रहा है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम बेसिकली उनकी जो परिकल्पना करने की क्षमता है, स्किल है, कुशलता है, उसका ही मूल्यांकन कर रहे हैं इस क्वेश्चन के रूप में, इस क्वेश्चन के थ्रू। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज हाइपोथेसाइजिंग। So that is it. Thank you so much. Keep on watching, keep on learning.